हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये आपको क्या लगता है कि धमकियां तो दे रहा था अमेरिका और उसने एक बिल्डअप भी किया एक जजीरा जो है उनके करीब, और अब बातचीत भी हो रही है। आज एक ईरानी जो हैं वो उधर रशिया में भी जा रहे हैं, तो ये रिजॉल्व होता नज़र आता है आपको या ये कोई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी, आई थिंक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी है और अभी अमेरिका की अपनी एक असेसमेंट है और इजराइल की। आपको याद होगा जब ये 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई हमास और इजराइल के दरमियान, तो उसमें 3-4 बड़े मुतारक ग्रुप जो है एक्टिवली इन्वॉल्व थे। लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा कि फिर उनको वीकन किया गया है, स्पेशली हमास जो है फ़लस्तीन में, हिज़्बुल्लाह जो है लेबनान में, और वो भी आई थिंक एक ट्रूस के तहत अभी खामोश हैं। इसी तरीके से हूती जो है वो लास्ट आप कह लें स्टैंड ले रहे हैं, बिकॉज़ गल्फ ऑफ एडन को वो कंट्रोल करते हैं और वहाँ से वो हिट कर सकते हैं। लेकिन उन पे भी बड़ी सख्त बम्बार्डमेंट में अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। तो एक तो वेस्ट में थिंकिंग है, हम लोग इधर टर्की में हैं आजकल और एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे, जहाँ भी यही बातचीत हो रही थी कि बिकॉज़ सीरिया में एक नई सिचुएशन डेवलप हुई कि अभी बजाय से कि मिडल ईस्ट को कोई सुख का साँस लेने देते कि चीज़ें सेटल हो जाएँ। शायद एक आई थिंक थिंकिंग है कि इस वक़्त ईरान के जो एलाइज़ हैं या आप कह लें मुतहारब ग्रुप्स हैं, वो वीकन हो गए, तो ये टाइम है अभी चढ़ाई करने का, और उसमें वो समझते हैं कि अगर ये उनकी लेट्स से कनपटी पे बंदूक रख के या गन रख के कोई एक्सट्रैक्ट करना चाहे कंसेशन, तो वो दिया जा सकता है। उसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत एडवांस स्टेज में है। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम ये बात हुई, शायद कैपेबिलिटी ऑलरेडी डिक्लेयर करना है या मे बी कुछ लास्ट आप कह लें आवाज़ आप कह शायद लें जी 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 जारी रखिए कुछ टाइम रह गया, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दी है कि वो न्यूक्लियराइज रहे। तो एक तो ये आई थिंक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी है, और अभी नेतन्याहू ने विजिट भी किया था अभी पिछले दिनों वाशिंगटन का, और उसमें शायद ये कंसेंसस है कि ईरान को या तो ट्रैप किया जाए, अगर वो प्रेशर में आके न्यूक्लियर डील कर लेता है तो साफ दर उसमें फिर इसराइल का बहुत ज़्यादा फायदा है। दूसरा ये है कि अगर नहीं होता तो उसके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाए, जिसके मेरे ख्याल में लेकिन बड़े ब्रिगेडियर खौफनाक साहब, नतायज एक होंगे। जानिब आप ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और दूसरा इसका राउंड भी शुरू होने वाला है। दूसरी खबर ये आ रही है कि इसराइल जो है वो ईरान पर हमला करने वाला है, ट्रंप ने उनको रोका है, और साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि उनकी एजेंसीज जो हैं, जिस ये है या मुसाद है, उन्होंने उनको खबर दी है कि ईरान जो है वो एटम बम बना चुका है, इसलिए वो जल्दबाजी में है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकईतन ऐसा कुछ है कि जो ईरान है वो ये सलाहियत हासिल कर चुका है या हासिल करने के करीब है, या इसराइल जो है उन पर हमला करना चाहता है, अमेरिका रोक रहा है, तो हमला हो भी सकता है? जी, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों में सदाकत हो सकती है और बड़ा क्रिटिकल टाइम है दोनों साइड्स के लिए। जिस तरह देखिए लास्ट टाइम जब डील हुई थी ट्रंप और फिर उसमें ट्रंप और ईरान की पिछली जब गवर्नमेंट थी ट्रंप की, उसमें फिर पुल बैक कर लिया था अमेरिका ने, और उसमें ईरान को देखें तकरीबन 6-7 साल का टाइम मिल गया, और उसके बाद स्पेशली जब इसराइल के साथ आपने देखा मिसाइल एक्सचेंज हुआ, तो उसके अंदर उन्होंने आई थिंक काफ़ी अपनी जो आप कह लें जो कंसोलिडेट कर लिया है। मेरे ख्याल में दे आर वेरी क्लोज, तो दैट्स व्हाई ये एक लास्ट डिच एफर्ट हो सकती है, और इसके अंदर रिस्क होता है। दोनों साइडें अगर सही तरीके से ना खेलें, खुदा ना खास्ता बड़ी अच्छा जी लड़ाई बहुत बड़ा सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि टोटली कैपिचुलेट करना तो ईरान के हक में नहीं है, और हम जानते हैं कि जो जिन मुल्कों के पास नहीं था एटम बम, जो उनका हश्र हुआ वो हमने देखा। तो क्या ये कुछ दरमियान में रहेंगे कि कैपेबिलिटी की? सुना ये भी कहा गया कि ये 60% 70% कर लिया इन्होंने, ये चंद माह दूर हैं, या 7-8 बम या बना चुके हैं या बनाने के करीब हैं। तो इनके पास ऑप्शन तो कोई नहीं है, बिकॉज गज़ा देख लें, सीरिया देख लें, इराक देख लें, तो इससे बचने के लिए उन्हें बम तो बनाना पड़ेगा। कैसे वो इससे हैंडल करते नज़र आते हैं आपको? जी, आपकी बात ठीक है। आई थिंक देखा है हमने जो पावर्स थी जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, अगर उन्होंने छोड़ी है तो उसका बड़ा बुरा असर हो। यूक्रेन का आप देख लें, लिबिया को हमने देखा, इराक को देखा, और इसी तरीके से पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अल्लाह ने करम किया कि हम इस चीज़ से निकल आए और कैपेबिलिटी हासिल की है। तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए सर्वाइवल का मसला फिर रजीम का भी है, बिकॉज़ इस वक्त आप देखें कि ईरानी रियाल मेरे ख्याल 1 मिलियन रियाल पे चला गया डॉलर जो है, और करेंसी काफ़ी प्रेशर है। उसके अलावा सैंक्शंस की बात हो रही है कि स्ट्रैंगुलेट करेगा। इसी तरीके से जो पब्लिक है, आई थिंक दे आल्सो वांट टू टेक अ साय ऑफ रिलीफ। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल डिसीजन है
अगर इस पे ईरान कॉम्प्रोमाइज करे, जिसके लिए 30 साल से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और वेस्ट को डिफाई भी किया है। लेकिन ब्रिगेडियर तो साहब, अभी ईरान देखते की हैं। जानिब से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है, और दूसरी जानिब ये भी है कि सऊदी वली अहद ने भी ये कहा था कि अगर ईरान बनाता है तो हम भी पैरवी करेंगे, और उसमें अमेरिका के साथ सऊदी अरब जो है कि सिविल न्यूक्लियर माहिदा भी करने जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि फिर सऊदी अरब जो है वो भी एटम बम की तरफ आएगा? और दूसरा, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो इसलिए कि आज भी सुप्रीम कमांडर ने कहा है इसमें ईरान के कि हम जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसको किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं तो आपको मई में जंग नज़र आ रही है? जी, इसके डेफिनेटली चांसेस है, बिकॉज देखें इस सारा ये लिंक्ड है, डोमिनो इम्पैक्ट है। तो सऊदी अरेबिया ईरान के ऑल्दो अभी काफी ज्यादा बेहतर हुआ है रिपोर्ट चाइना की वजह से, लेकिन एक शिज़म तो है। और उसमें बड़ा सऊदी अरेबिया में कल परसों अनाउंस भी किया कि पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ वो जा रहे हैं ऑलरेडी। आई थिंक इसमें अनाउंसमेंट हो गई है। हम यहाँ टर्की में यहाँ पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि टर्की शुड आल्सो बिकम न्यूक्लियर, के जो है जिस तरीके से हशर किया है वेस्ट ने बाकी कंट्रीज में, व्हाई नॉट? तो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है तो वन, तो उसकी आई वुड से कि एक आर्म रेस शुरू होगी जिसमें मे भी। सॉरी, माफी चाहता हूं इंटरजेक्शन की। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि तुर्की कितना दूर है? सऊदी अरब के जो हैं डिफेंस मिनिस्टर वो ईरान में गए हुए हैं, और दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि तुर्की में भी सोचा जा रहा है कि वो भी एटमी सलाहियत हासिल करेगा। तो बहुत बड़ी खबर है ये। मैं साथ ऐड कर दूं कि हाउ फार टर्की इज अवे फ्रॉम एक्वायरिंग अ बम एंड न्यूक। आई थिंक इस पे अभी चूंकि एक हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती है इनकी प्रोग्राम जो होते हैं, लेकिन एक थिंकिंग आ गई, बल्कि आई थिंक 2-3 साल से है। स्पेशली जब आपने देखा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उन्होंने देखा डिस्पाइट कि ये नाटो एलाई है, सीरिया में अभी आपने देखा है कि सीरिया में जब टर्की ने अपने बेसिस स्ट्रेंथन करने की कोशिश की तो इसराइल ने आके हिट किया है। और इसराइल एक न्यूक्लियर पावर, हर दफा टर्की फील करता है कि इनको ब्लैकमेल किया जाता है। मिलिटरीली इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ताकत है इस इलाके की, तो दे आल्सो फील के स्पेशली अभी जब से आई थिंक टर्किश रिपब्लिक के 100 साल मुकम्मल हुए और जो ट्रीटी ऑफ लॉजन है वो खत्म होगी, उसमें एक थिंकिंग है। अभी कहाँ तक ये जा सकते हैं, मेरे ख्याल में अगर ये डिटर्मिनेशन शो करें, द वे इस तरीके से मिलिट्री हार्डवेयर डेवलप किया है, उतनी आई थिंक बईद नहीं है कि ये जल्दी इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लें, और उसमें दोस्त ममालिक की तरफ भी वो देख सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक और जो पैरेलल हम ड्रा कर सकते हैं, अगर हम 1929-30 का ग्रेट डिप्रेशन देखें, जो जिसके बाद जो है जंगें भी लग गई थी, दुनिया एक बहुत बड़े माशी बुराम में है, रिसेशन की बात हो रही है, और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इट इज़ फार मोर देन अ रिसेशन इफ इट हैपन्स। अगर जितनी बड़े लेवल पे इकॉनमी पहुँच गई है, तो क्या आप ऐसा सिनेरियो देखते हैं कि ये एक बड़ी सतह पर कोल्ड वार का समा बन रहा है? चीन, अमेरिका, ट्रेड वॉर और ये मैशतें और सियासत। जी देखें, 21st सेंचुरी का ये डेकेड वैसे ही जो डेकेड ऑफ डिसरप्शन चला रहा है। आपने एक खबर और भी दी है कि दो दोस्त ममालिक जो हैं वो भी साथ मिल सकते हैं। तो फर्ज करें तुर्की जो है, तुर्की और ईरान और सऊदी अरब ये एटमी सलाहियत हासिल कर लेते हैं, तो फिर खित्ते में एक जो ताकत का तवाज़न है वो तो बैलेंस हो जाएगा, और इसराइल जो है उसको भी लगाम पड़ जाएगी। ये यही है, बिकॉज इसमें बड़ा नेचुरल रिएक्शन होगा कि अगर ईरान न्यूक्लियराइज होता है और लेट्स से वेस्ट उसको कंट्रोल नहीं करता, तो ये दो लाइकली मैं कह सकता हूँ कि स्टेट्स हैं जो बड़ी पावरफुल हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरली, इस तरह मूव करेंगी। और इसी वजह से फिर ये है कि वेस्ट को डर है कि इसराइल के खिलाफ एक्चुअली जो थ्रेट है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे फिर 3 लेट्स से स्टेट्स होंगी, चौथा पाकिस्तान है। तो उसमें आई थिंक इनको देखना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। अभी आ जाते हैं जो ट्रेड वॉर है, आई थिंक इसमें जो 21st सेंचुरी का ये डेकेड ऑफ डिसरप्शन कहला रहा है। एक तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई जिन्होंने बदल दिया है, लाइक डीप सीक आ गई, AI है। उसके अलावा भी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि डिस्ट्रप्टिव लीडरशिप आ गई है। सर ट्रम्प साहब ने आके, अभी मैं गवर्नर देख रहा था कैलिफोर्निया के सख्त परेशानी के आलम में, उन्होंने कहा जी कि हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दी। कैलिफोर्निया की इकोनॉमी जो है आई थिंक बड़े बड़े ममालिक से ज्यादा उनकी GDP है, बिकॉज कहते हैं इतनी इंटरलिंक्ड है। अभी बात कर रहे थे जी कि चाइना को हम लगेंगे सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन अभी डिपेंडेंसी जो रेयर अर्थ की है, 17 रेयर अर्थ जो है इन पर मोनोपोली है चाइना की। या तो चाइना में लेट्स से वो आप कह लें वहीं पे उनकी मिनरल्स है, दूसरा ये कि इसकी प्रोसेसिंग करके वहीं पे बनते हैं, और ये हाई टेक में यूज होते हैं, मैग्नेट्स में यूज होते हैं, AI में इस्तेमाल होते हैं, जहाज़ों में, स्पेस शिप्स में। तो ये अभी चाइना ने आई थिंक उसकी पाबंदी लगा दी है कि शायद जो है अमेरिका को वो रेयर अर्थ फिर वो अवेलेबल ना करे। तो मेरे ख्याल में ये जो वॉर है ये आगे चलेगी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दुनिया जो है वो 2 ब्लॉक्स में जाएगी या फिर वो
बायलैटरली फिर डील करेगी। WTO का क्या होगा, बस पे बड़े सवाल आ रहे हैं कि वर्ल्ड का पूरा ट्रेड सिस्टम जो है आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका की एक एफर्ट रही है चाइना को किसी ना किसी तरीके से टैकल किया जाए, लेकिन अभी जो है काफी सारी चीजें उनकी अपनी लिंक्ड है। अमेरिकन इकोनॉमी भी मूव नहीं कर सकती। लोग कह रहे हैं कि क्रिसमस के टॉयज तक आप जो है वो नहीं बना सकते, तो बड़ा मुश्किल होगा।